आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। हमें पता है कि आप ये वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि इस तरह के दस्तावेज को जितनी जल्दी और आसानी से हो सके, उसके लिए सटीक कदम क्या हैं। तो तैयार हो जाइए, अब हम शुरू करते हैं। नमस्ते। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको PASO टेक्सास सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन या सर्टिफिकेशन ऑफ ओरिजिन डॉक्यूमेंट जल्दी प्राप्त करने की जानकारी चाहिए। इसकी लागत, प्रोसेसिंग समय और हमारे साथ टेक्सास कॉरपोरेशन अपोस्टिल ऑन ऑर्डर करने के स्टेप्स क्या हैं? ध्यान दें, टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा फाइल किए गए कॉरपोरेट दस्तावेज आप हमें मेल या ड्रॉप ऑफ नहीं कर सकते हैं। अपोस्टिल के लिए टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट के माध्यम से ऑर्डर करने हेतु आपका दस्तावेज पहले ही टेक्सास में फाइल होना चाहिए। इसके बाद टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा दस्तावेज प्रोसेस होने पर आपको एक यूनिक फाइल नंबर दिया जाता है। यदि आपके पास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा जारी यह यूनिक SOS फाइल नंबर नहीं है तो हम आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे। अपोस्टिल के लिए टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट केवल उन्हीं दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा जो उनके डेटाबेस में SOS फाइल नंबर के साथ दर्ज हैं। इसके लिए आपके पास वह यूनिक फाइल नंबर होना चाहिए जो आपकी कंपनी को विभाग द्वारा जारी किया गया था। हमारे साथ ऑनलाइन ऑन ऑर्डर देने के लिए यह जरूरी है। वह नंबर केवल अंकों का होगा, उसमें कोई अक्षर नहीं होंगे। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे ऑर्डर फॉर्म पर जाएं। वहां SOS फाइल नंबर, कॉरपोरेशन का पूरा नाम, दस्तावेज की एक प्रति और प्रीपेड फेडेक्स या UPS लेबल अपलोड करें ताकि हम आपके कागजात आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जिसे आप चाहें वापस भेज सकें। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण शिपिंग का है। इसमें आप दस्तावेज हमें कैसे भेजने हैं और हम आपके अपोस्टिल दस्तावेज आपको या जहां भी आप चाहें कैसे लौटाते हैं, ये बताया गया है। तो कॉरपोरेशन के दस्तावेज या जो केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉरपोरेशंस यूनिट या जिसे कॉरपोरेशन सेक्शन भी कहा जाता है के माध्यम से जारी किए जाते हैं, वे किसी भी व्यक्ति या कंपनी को अपने दस्तावेज अपोस्टिल के लिए देने की अनुमति नहीं देते। इसका मतलब ये है कि आप हमें दस्तावेज भेज या डाक से नहीं भेज सकते, जैसा कि हमने पहले चरण में बताया है, और न ही आप हमें दस्तावेज सौंप सकते हैं। आप केवल हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर ही अपलोड कर सकते हैं, जो नीचे तीसरे चरण में है, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे और जिसे आपको अपलोड करना होगा। धन्यवाद। आप जिन दस्तावेजों को पार्सल करना चाहते हैं, उनकी प्रतियां हमें दें और हमें अपना विशिष्ट SOS फाइल नंबर दें, जिसके बारे में हमने पहले चरण में बात की थी। तो आपको शिपिंग को लेकर बस इतना ही ध्यान रखना है कि हमें एक प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल दें, ताकि हम आपके दस्तावेज आपको वापस भेज सकें। हम दृढ़ता से सलाह देते हैं कि सबसे विश्वसनीय कंपनी जो आपके दस्तावेज खोने या शिपिंग में नष्ट करने की संभावना सबसे कम है, वह फेडेक्स है। हम पिछले 16 वर्षों से इसी का उपयोग कर रहे हैं। हर एक दस्तावेज जिसे हम वापस भेजते हैं, हमारे डीसी कार्यालय में भेजे जाते हैं। जब हम फेडरल अपोस्टल और दूतावास का काम कर रहे होते हैं और उन्होंने कभी भी लकड़ी छू लें, हमारे किसी भी दस्तावेज को न तो खोया है और न ही नष्ट किया है, और हम हमेशा 2 दिन की फेडेक्स ओवरनाइट सेवा का उपयोग करते हैं, और वे संयुक्त राज्य अमेरिका में घरेलू शिपिंग के लिए सबसे सस्ते हैं। अगर आप फेडेक्स वन रेट का उपयोग करते हैं, अगर आप हमारी यहाँ दी गई निर्देशों का पालन करते हैं, तो आप यहाँ क्लिक करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया बताएगा। और वहाँ एक और लंबा वीडियो भी है, और वह आपको स्क्रीनशॉट्स और वीडियो के साथ पूरी प्रक्रिया समझाएगा। तो आप बस उस पेज पर दिए गए सभी स्क्रीनशॉट्स पढ़ सकते हैं या आप वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम पूरी प्रक्रिया बताते हैं, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, और फिर यहाँ UPS के लिए जाए। लेकिन सबसे विश्वसनीय फेडेक्स है। और अगर आपको तुलना करनी हो तो हम ऑस्टिन टेक्सास से, जो कि सेंट्रल टेक्सास में है, 2 दिन की फेडेक्स डाक वाशिंगटन D.C, जो देश के एकदम दूसरे छोर अटलांटिक महासागर के पास है, तक भेजते हैं। इसकी हमें सिर्फ 10,900 लागत आती है। तुलना में UPS हमेशा 4 गुना महंगा था, यानी $40 से भी ऊपर। और यहां तक कि US पोस्ट ऑफिस की कीमत भी $23 से ज्यादा है। ये 2 गुना है। तो फेडेक्स, अगर आप फेडेक्स वन रेट का इस्तेमाल करते हैं तो यही असली तरीका है। ज्यादातर लोगों को फेडेक्स वन रेट का पता ही नहीं है। वे बस फेडेक्स से कोटेशन ले लेते हैं और इसी वजह से आपसे ज्यादा चार्ज लिया जाता है। तो यहां जाइए और ये आपको बताएगा कि फेडेक्स वन रेट कैसे चेक करें, और आप ये दुनिया में कहीं भी कर सकते हैं। तो अगर आप ऑनलाइन जाएं तो फेडेक्स या UPS के लिए प्रीपेड शिपिंग लेबल बना सकते हैं, दुनिया में कहीं भी। और फिर आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, उसे प्रिंट करें और फिर अपने डॉक के साथ हमें मेल कर दें। या माफ कीजिए, अगर शव के लिए है, आप बस हमें ईमेल कर दें या उसे हमारी साइट पर अपलोड कर दें, और फिर वे हमें ईमेल हो जाता है। इस तरह आपको UPS स्टोर या फेडेक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बस इन लिंक पर दिए गए निर्देशों का पालन करें और यह आपको पूरी प्रक्रिया समझा देगा। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आप प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर अपना हमारा नाम, हमारा पता, हमारा फ़ोन नंबर नहीं डाल सकते। इसका मतलब ये है, जैसा कि हम यहाँ स्पष्ट करते हैं, हम आपके दस्तावेज आपको वापस मेल नहीं करेंगे। अगर आप ऐसा करते हैं तो खासकर किसी भी परिस्थिति में हम अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग नहीं करेंगे।
आपको अपना नाम, पता और फ़ोन नंबर डालना होगा या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या कंपनी का पता डाल सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप वहाँ कौन-सा पता डालते हैं, लेकिन जहाँ से यह भेजा जा रहा है, वह आपको या आपके बताए पते पर ही वापस भेजा जाएगा। अगर वह कोई अलग देश है, कोई अलग सरकारी संस्था है, कोई कंपनी है, दोस्त, परिवार का सदस्य, सहकर्मी है, जहाँ भी हम इसे भेज रहे हैं, वह चुनना आपके ऊपर है। लेकिन शिपिंग लेबल पर आपसे पूछा जाएगा कि ये कहाँ से भेजा जा रहा है। अब हम यहाँ ऑस्टिन में हैं। हम शिपर या इंपोर्टर नहीं हैं, आप हैं। आप शिपिंग लेबल बनाते हैं और आप ही शिपिंग लेबल का भुगतान करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे नाम को प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल पर डालते हैं, रिटर्न एड्रेस के रूप में, मतलब अगर वे इसे खो देते हैं, है ना? ये आमतौर पर उन लोगों के लिए है जो संयुक्त राज्य अमेरिका से हैं। आप जानते हैं, आप एक लिफाफे पर स्टैंप लगाते हैं और लिफाफे के ऊपरी बाएं कोने में अपना पता लिखते हैं। आप अपना पता लिखते हैं क्योंकि आप इसे भेज रहे हैं। मान लीजिए आप दादी या दादा को कोई कार्ड भेज रहे हैं। अगर पोस्ट ऑफिस उसे खो देता है या जो पता आपने लिखा है वो अस्तित्व में नहीं है, वो गलत पता है, आपने गलत पता लिखा है, वे उस लिफाफे को उसी व्यक्ति को वापस कर देंगे जिसने उसे भेजा था। इसीलिए आप उस पर वह पता लिखते हैं। तो ये लगभग कभी नहीं होगा, लेकिन आप हमारा पता उस पर नहीं डाल सकते क्योंकि ये कस्टम्स से होकर जाता है या अतिरिक्त शुल्क लग सकते हैं। हमें बिल भेजा जाएगा जो एक शिपमेंट पर सैकड़ों डॉलर हो सकता है क्योंकि ये कस्टम्स का मामला है। लोगों ने कस्टम्स नहीं चुकाया और वे अक्सर ऐसा करते हैं। आप हमारा पता नहीं डाल सकते, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है। आप ये नहीं कर सकते। आप टेक्सास या ऑस्टिन का कोई भी पता डाल सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। और लोग आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ऑनलाइन करना होगा। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में वे अक्सर मना कर देते हैं क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते और 2 बार पता डालना संभव नहीं होगा। लोग इसे रोज़ करते हैं, ऑनलाइन जाकर आपको भी बस यही करना है। आप इसे स्टोर में नहीं कर सकते, तो आपको बस यही करना है कि इनमें से किसी एक पर यहाँ क्लिक कर दें। और अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, तो आपको एक कस्टम्स इनवॉइस या एक कस्टम कमर्शियल इनवॉइस भी लगेगा, जो कस्टम्स शिपिंग के लिए ज़रूरी है। तो आप यहाँ फेडेक्स के लिए और यहाँ यूपीएस के लिए क्लिक कर सकते हैं। हमने आपके लिए एक कस्टम टेम्पलेट प्री फील्ड तैयार किया है। बस अपना नाम और जानकारी भरकर साइन करें। कस्टम्स के लिए भी यही होगा, आपको फेडेक्स या यूपीएस के झंझट की ज़रूरत नहीं है। हमने वास्तव में एक फेडेक्स ऑफिस मैनेजर और यूपीएस मैनेजर से सलाह ली थी और उनसे मदद ली थी, क्योंकि उन टेम्पलेट्स में जो ज़्यादातर चीज़ें होती हैं, उनकी आपको ज़रूरत नहीं होती और ये सब बहुत उलझन भरा होता है। इसलिए हमने सारी गैर ज़रूरी चीज़ें हटा दी और उसे पहले से भर दिया। अब आपको बस अपनी जानकारी भरनी है, जैसे अपना नाम, अपना फ़ोन नंबर और फिर उस पर हस्ताक्षर करें। इसके बाद आप उसे प्रिंट कर सकते हैं या सेव करके हमें ईमेल कर सकते हैं। और कुछ देशों में ये वास्तव में कोई ख़ास फ़र्क नहीं डालता। जैसे मैक्सिको में इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। पर अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, मैक्सिको में अगर आप सिर्फ दस्तावेज़ भेज रहे हैं और असली पैकेज नहीं, तो आपको कस्टम वॉयस ज़रूरी नहीं है। फिर भी ज़्यादा सुरक्षा के लिए लोग ऐसा करते हैं। हम उन्हें बस उसके साथ अंदर रख देंगे। तो बस इतना ही है। कॉर्पोरेट दस्तावेज़ों के लिए ये काफ़ी आसान है क्योंकि आपको हमारे पास भेजने के लिए लेबल बनाने की चिंता नहीं करनी पड़ती। आप हमारे पास भेज नहीं सकते। तो जो भी आप करेंगे, वह सब इलेक्ट्रॉनिक रूप से होगा और आपको उसे हमारे ऑन ऑर्डर फॉर्म पेज पर अपलोड करना होगा। और हम इसे स्टेप 3 में विस्तार से बताएँगे, हम उस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद, अलविदा। नमस्ते, ये स्टेप 3 है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 30 नवंबर 2025 तक वर्तमान में टर्न अराउंड टाइम क्या है और ये सिर्फ़ इस वीडियो के लिए लागू होगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026, 2027 या उसके बाद देख रहे हैं, तो इस पेज पे जो जानकारी है, उसी के अनुसार चलें, ना कि इस वीडियो की जानकारी के अनुसार। मैं आज की तारीख के अनुसार रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि टेक्सास राज्य का टर्न अराउंड टाइम फिलहाल क्या है। तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म हमें भेजना होगा, ठीक है? और आपको ये कैसे करना है, इसके लिए आपको ईमेल करना होगा। आप हमें कॉर्पोरेट दस्तावेज़ ना तो डाक से भेज सकते हैं और ना ही खुद आकर जमा कर सकते हैं। आप केवल ईमेल या ऑनलाइन ऑर्डर ही कर सकते हैं। आप फिर से हमें डाक से या खुद आकर कॉर्पोरेशन के दस्तावेज़ नहीं दे सकते। टेक्सास कॉर्पोरेशन यूनिट दस्तावेज़ किसे माना जाता है, आप ऐसा नहीं कर सकते और ऊपर अगर आप जाएँगे तो ये आपको यहीं दिखाएगा। केवल ऑनलाइन ही ऑर्डर किया जा सकता है। उन्हें ये सब दस्तावेज़ नोटराइज़ कराने की ज़रूरत नहीं है। और भी हैं, लेकिन यही लगभग 90% है जो लोगों को चाहिए। 95% जो उन्हें कॉर्पोरेशंस के लिए चाहिए होता है, वो सब ठीक है। तो अगर हमें आपका ऑन ऑर्डर ऑनलाइन मिलता है और हमें वह सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सीएसटी तक मिल जाता है, प्रमुख और राज्य अवकाशों को छोड़कर, या जब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुला हो, वे कई ऐसे दिनों में बंद रहते हैं जो ना तो संघीय हैं, ना ही राज्य अवकाश। जैसे वे 4 जुलाई के अगले सोमवार को बंद थे, जबकि 4 जुलाई शुक्रवार को था। सोमवार ना तो कोई संघीय अवकाश था और ना ही राज्य अवकाश, वे बंद थे। इस हफ्ते ब्लैक फ्राइडे और थैंक्सगिविंग से पहले बुधवार को भी वे बंद थे। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद रहे। 2 दिन संघीय या राज्य अवकाश नहीं थे। तो सरकार के हिसाब से मत चलिए। आप हमें संपर्क करें और हम आपको बता देंगे कि वे खुले हैं या नहीं। अक्सर हम ब्लॉग पर एक पोस्ट के ज़रिए भी इसकी जानकारी देते हैं जिसे आप वहाँ देख सकें।
लेकिन अगर हमें आपके दस्तावेज फिर से शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं उसके बाद, तो अभी वे 1 से 2 कार्य दिवस ले रहे हैं और ये जो यहाँ है कुछ घंटों में बदल जाएगा। तो यहाँ पे ये तारीख और साल पूरी तरह से अपने आप बदल जाएगा। ये सब यहाँ बदल जाएगा। ये हर महीने बदलेगा, तो अगर आप हर महीने इस पेज को देखें, तो इसमें दिसंबर 25 या जनवरी 26 लिखा होगा और फिर हम इसे अपडेट कर देंगे, जो भी वर्तमान समय सीमा होगी। तो भविष्य में इसमें 2 या 3 कार्य दिवस या शायद 3 या 4 कार्य दिवस भी लग सकते हैं। अभी इसमें 1 से 2 कार्य दिवस लग रहे हैं। हम इसे 1 से 2 कार्य दिवस के रूप में देखते हैं, ठीक है? और मैं आपको कुछ परिदृश्य दूँगा ताकि समझा सकूँ कि यह प्रक्रिया कितनी तेज़ होगी। तो परिदृश्य नंबर 1, अगर हमें आपके दस्तावेज़ सोमवार को या उससे पहले शाम 5 बजे सेंट्रल टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम उन्हें उसी रात इलेक्ट्रॉनिक रूप से फ़ाइल कर देंगे। तो अगली सुबह, मंगलवार की सुबह सबसे पहले सचिव को हमारा ऑर्डर मिल जाएगा और आमतौर पर उन्हें वही ऑर्डर उसी दिन मिल जाएगा। वे उसी दिन उसे जारी कर देंगे। तो आपके हिसाब से आपने हमारे साथ सोमवार को ऑर्डर किया, लेकिन सचिव के लिए, क्योंकि यह उनके काम के घंटों के बाद था, वे अब 5 बजे बंद कर देते हैं। लगभग ढाई साल बाद उन्होंने अपने समय को 4 बजे से बदलकर 5 बजे कर दिया है। लेकिन आपके लिए, आपने सोमवार को हमें अपना ऑर्डर ईमेल किया था। हम जितनी जल्दी मुमकिन हो सकेगा फ़ाइल करेंगे, क्योंकि मंगलवार की सुबह ही वे बंद थे। तो उसी दिन, जो कि अगला कार्य दिवस है, वे ऑर्डर करेंगे। 2 कार्य दिवसों में वे इसे जारी कर देंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यह मंगलवार या बुधवार तक निश्चित रूप से मिल जाएगा। अगर आप सोमवार शाम 5 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम के समय तक हमें भेज देते हैं, तो हम इसे मंगलवार या बुधवार को ही पूरी तरह से तैयार करके आपके पते पर वापस मेल कर देंगे। अब हम दूसरे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार को शाम 5 बजे की समय सीमा के बाद मिलते हैं, तो ठीक है। हम इसे अगले कार्य दिवस के दौरान फाइल करेंगे और फिर इसे 1 या 2 कार्य दिवसों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। तो उस स्थिति में सबसे अच्छा या सबसे खराब मामला यह है कि वे इसे मंगलवार या गुरुवार को करेंगे। अगर आप सोमवार को ऑर्डर करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम इसे गुरुवार तक आपको वापस मेल कर पाएँगे और यह जल्द से जल्द मंगलवार को भी हो सकता है। ये सब राज्य सचिव यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर करता है कि उनके पास कितना काम का बैकलॉग है। लेकिन सामान्यतः, जैसा कि अभी जब ये वीडियो शूट की जा रही है, आम तौर पर ये अक्सर उसी दिन हो जाता है। तो अगर हमें आपका दस्तावेज़ वहाँ 5 बजे तक मिल जाता है, तो उनके पास मंगलवार के अंत तक पहुँच जाएगा। हम उसे उसी दिन ले सकते हैं और फिर आपको अगली सुबह मेल कर सकते हैं। ऐसा 90-95% मामलों में होता है और वहाँ काम करने वाली लड़कियों के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं। वे सभी महिलाएँ हैं और उनका पूरा स्टाफ भी। तो वे हमारे ऑर्डर बहुत जल्दी, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा देती हैं, तो इससे मदद मिलती है। हम उन्हें कुकीज़ और कपकेक देते हैं, हम उनका ध्यान रखते हैं और आप, हाँ, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन फिर भी कभी 1 दिन भी लग जाता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लगभग 1 दिन लगा। वेबसाइट या कॉल पर वे 2 कार्य दिवस कहते हैं, पर हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। तो ज़्यादातर मामलों में अगर हमें आपका, ये शायद हमेशा मंगलवार या बुधवार को ही होगा, आपको मिल जाएगा। सिर्फ़ इसलिए कि आपको स्पष्ट रहे कि आपको दस्तावेज़ कितनी जल्दी वापस भेजने हैं, ठीक है? कॉर्पोरेट प्राइसिंग उनकी ऑथेंटिकेशन यूनिट से अलग है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 2 अलग यूनिट्स हैं, एक है टेक्सास कॉर्पोरेशंस और दूसरी है टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट। टेक्सास ऑथेंटिकेशन यूनिट काफ़ी सस्ती है। फाइलिंग फ़ीस लगभग साढ़े 3 गुना सस्ती है। हमारी फ़ीस बिल्कुल समान है, बस हम दोनों के लिए फाइलिंग फ़ीस का भुगतान करते हैं। तो कॉर्पोरेट साइट पर कीमत प्रति दस्तावेज़ $145 है और इसमें सभी फाइलिंग फ़ीस शामिल हैं। तो आपको कोई फाइलिंग फ़ीस नहीं देनी होती। आप हमें अतिरिक्त पैसे नहीं भेजते। आप कॉर्पोरेट यानी टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की कॉर्पोरेट एप्लीकेशन नहीं करते। आप इनमें से कुछ भी नहीं करते। आप बस हमारा ऑर्डर फ़ॉर्म भरते हैं और हमारा ऑर्डर फॉर्म यही है। आपको यहाँ क्लिक करना है और ये वीडियो देखना है। ये बताएगा कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइलिंग के लिए क्या अपलोड करना है और कौन-सी जानकारी ज़रूरी है। यहाँ ये आपको दस्तावेज़ की कीमत बताता है ताकि आपको खुद गणना न करनी पड़े। एक अपोस्टिल की कीमत $145 है। 2 के लिए 293 फिर $435। यहाँ 10 तक की जानकारी का चार्ट है अगर आपको 10 अपोस्टिल्स चाहिए। ध्यान दें, एक ही दस्तावेज हेतु विभिन्न देशों के लिए आप कई अपोस्टिल्स ले सकते हैं। जैसा पहले बताया गया है, कॉर्पोरेट प्रमाणित प्रति बनाएगा जिससे आप कई अपोस्टिल्स ले सकेंगे। अगर आपके पास आर्टिकल्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन हैं और आपको ये 3 अलग देशों के लिए चाहिए, तो बस हमें बताएं कि ये 3 देश कौन से हैं और फॉर्म में मात्रा 3 भरनी होगी। 3 के लिए कुल कीमत $435 है। फिर आप एक ही दस्तावेज पर 3 अलग-अलग देशों के लिए अपोस्टिल्स प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आता है।
जितने चाहें अपोस्टल्स ले लें क्योंकि वे सर्टिफाइड कॉपी देंगे, अपने दस्तावेज नहीं दे रहे। जबकि ऑथेंटिकेशन यूनिट में आपके पास एक बर्थ सर्टिफिकेट है, लेकिन वो 3 देशों के लिए चाहिए। आप एक ही जन्म प्रमाण पत्र को 3 देशों के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको 3 मूल प्रमाण पत्र लेने होंगे। 3 मूल प्रमाण पत्र या काउंटी, शहर या टेक्सास राज्य से जारी 3 प्रमाणित प्रतियां लेनी होंगी ताकि 3 अपोस्टल्स मिल सकें। क्योंकि इस विभाग के सभी दस्तावेज पहले से ही उनके पास फाइल में होते हैं। वे जितनी भी प्रमाणित प्रतियां आप चाहें उतनी नई प्रमाणित प्रतियां बना देंगे। तो बस जितनी चाहें उतनी प्रतियां लें। एक दस्तावेज पर 10 अपोस्टल्स भी संभव हैं। उनके पास फाइल होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।